बट सर ये जो साल था 92, एक अनफॉर्चुनेट साल था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। 12 मार्च का बम कांड हुआ था और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि मानवता के इतिहास में सबसे बुरे सालों में से एक गिना जाएगा वो। इसका मेन ट्रिगर पॉइंट मुंबई के दंगे थे या बाबरी मस्जिद का ढहना था? दोनों। टारगेट उनका शिवसेना भवन था, क्या लगता है? सर तो फ़ोन की घंटी बजी, आपको ये न्यूज़ मिली, आपने फ़ोन रखा, क्या रिएक्शन था? पहला दिमाग में क्या चल रहा था? सर दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी पूरी डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, फिर बाद में आईएसआई का नाम आ गया, फिर बाद में टाइगर मेमन का नाम उभर करके सामने आ गया। वरना हो सकता था कि 30-35 ब्लास्ट हो जाए कि एयर इंडिया बिल्डिंग की वहाँ दोनों जगह बहुत बुरा डेवस्टेशन हुआ था क्योंकि घायल बहुत लोग हुए थे। मतलब एक एक आदमी के जिस्म में 300-300 500-500 जो है शार्पनेल्स प्रोजेक्टाइल्स जा घुसे थे और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तो सर इसको स्पॉन्सर किसने किया, पैसा किसने लगाया? सारा पैसा, सारा स्पॉन्सरशिप, सारा काम काज, वो सारी की सारी वाइट ट्रक जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में RDX गोलियां और AK-47 भेजी गई टाइगर मेमन ने और छोटा शकील ने और उसकी टीम ने ही। दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी से बात की थी और उनके सामने दाऊद ने ये भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम ही दाऊद इब्राहिम क्यों बना, कोई और क्यों नहीं? श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विथ राज। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ बात करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, जिन्होंने पहली दफ़ा प्रोफेशनली, पेशेवर तरीके से आप कह सकते हैं 1985 में कलम थामी, लेकिन इन्हें लिखने का शौक़, कहानियाँ बुनने का शौक़, कहानियाँ सुनाने का शौक़ उसके पहले से था। MP से इन्होंने शुरुआत की, मध्य प्रदेश से, और उसके बाद होते होते इनका सफ़र, इनकी कलम मुंबई शहर इन्हें लेके आई। और मुंबई शहर में आने के बाद टेढ़ी मेढ़ी गलियों को क्रॉस करते हुए उन्होंने हाईवे का रास्ता पकड़ा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रास्ते, क्राइम जर्नलिज्म में होते हुए। और इनके 35 साल से भी ज़्यादा विशाल करियर में इन्होंने ऐसे कुख्यात विख्यात नामों के साथ बातचीत की है, कहानियाँ लेके आए हैं और स्टेट्स किया है सीधा सीधे तथ्य, फैक्ट्स। और आज मैं खुद को बहुत शुक्रगुजार मानता हूं सर कि आपकी उपस्थिति में आपके सामने में बैठकर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपसे कुछ सीखने मिलेगा। प्रेजेंटिंग टू यू विवेक अग्रवाल साहब। कैसे हैं सर? थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। कुछ कमी तो नहीं रह गई? कमियां हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, पूरी दुनिया में कमी है। अगर कमी ही देखते रह जाएंगे तो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक। कमियां छोड़ दें, कमियों को दरकिनार कर दें, उसको ओवर पावर करके और अपनी ताकत, अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़िंदगी जिएं। उसी का पूरा मज़ा है, उसी का मज़ा लीजिए। मुझे जब आप पहली बार मैं आपसे नीचे मिला और जब हम लोग यहाँ पर बैठ के शूट से भी पहले जब बात कर रहे थे, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी। सो थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे बहुत उम्र में बड़ा बना दिया। मैंने बाल सफ़ेद इसीलिए रखे हैं कि लोग मुझे बड़ा माने, लेकिन पिता जितने नहीं। नहीं, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप काफ़ी कॉम्प्लीमेंट, आप कंफर्टेबल करवा देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आपने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल करवा दिया सर। सो थैंक यू सो मच। एक पत्रकार की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है या होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि जब वो किसी से मिले तो उसे ये न महसूस हो कि ये एक अजनबी है। और जैसे ही किसी अजनबी से वो मिले और उसको ये महसूस हो जाए कि ये मेरा अपना आदमी है, तो वो अपना दिल उंडेल करके आपके सामने रख देगा और ख़बर तैयार हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों को बाज़ दफ़ा सिखाना पड़ती है। किसी किसी के साथ में वो उसकी ज़िंदगी में पैबस्त हो जाती है, उसके साथ उसके जुड़ी हुई होती है। मुझे ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि या मेरे साथ में ज़िंदगी में रहा कि ये जो चीज़ है मेरी ज़िंदगी में खुद ही आ पहुंची। क्योंकि मेरे पिताजी जज थे, कुछ ईमानदार और सिद्धांतवादी थे, तो हर 3-6 महीने में तबादले हुआ करते थे। हम शहर शहर गली गली भटकते थे उनके साथ, और नए नए स्कूल, नए नए कॉलेज जाना होता था, और हर बार नए दोस्त बनाओ, हर बार नई दुनिया में घुसो, और हर बार मतलब घाट घाट का पानी पिया हुआ इंसान। ऐसा ही तो होता है फिर पत्रकार। हाँ, मतलब ऐसा होना ही चाहिए उसे। तभी उसको कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। एक जर्नलिस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी तासीर होती है वो बड़ी मिलनसार होती है। अगर वो मिलनसार नहीं है तो वो फिर पत्रकार नहीं है। लह जाना किसी भी चीज़ में, किसी भी निश्चित तौर पे इंसान को इंसान के साथ अगर कोई बॉन्ड कर सकता है, जोड़ सकता है, तो वो जर्नलिस्ट है, क्योंकि वो उसके सुख दुख में काम आता है।
अगर आपको दुख है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी आप वकील के पास जाते हैं, और तभी आप पत्रकार के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पत्रकारिता, पत्रकार, ये नाम, ये सिद्धांत, ये टैग, ये टर्म विवेक अग्रवाल इस नाम के साथ कब से जुड़ा और कैसी शुरुआत हुई आपकी? पढ़ रहा था और थिएटर करते थे, लिखा करते थे रेडियो के लिए, अखबारों के लिए, पत्र संपादक के नाम लिखने लगा मैं। और मतलब उस ज़माने में अखबारों का एक ऐसा दौर हुआ करता था कि अगर एक छोटा सा पत्र संपादक के नाम भी छप जाता था, जिसको लेटर टू एडिटर कहा जाता है, तो उसका नशा हो जाता था। तो मेरा जब पहला खत छपा था नई दुनिया में, तो वो कुल मिला के 5.5 लाइन का था। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? वही 85 के 85 पहले की, हाँ 85 के पहले की बात होगी। और वो 5.5 लाइन का वो अंतिम पत्र छपा करता था, जिसमें 50 रुपये जो है वो अवार्ड भी मिलता था। वो जब छपा था तो वो ले करके मैं पूरे शहर भर में अपनी काख में दबा करके घुमा था कि देखो मेरा ये लेटर टू एडिटर में ये छपा है। और मतलब लोगों ने तब पढ़ भी लिया था, और बड़ी मतलब वो, अरे विवेक भैया यार छा गए यार तुम तो यार भैया, मतलब मालवी और निमाड़ी जो लैंग्वेज है उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। और कई दिनों तक, मतलब हफ्तों तक वो नशा तारी रहा, और उसने ऐसा मतलब उचकाया, ऐसा उकसाया कि फिर खूब लेटर टू एडिटर लिखने लग गए। एक दिन में 10-10, 20-20 लिखने लगे, छपने लगे। फिर ये हुआ कि एक ही लेटर जो है उसकी कॉपीज़ बना करके 50-50 अखबारों को भेजने लगे, वो भी छपने लगे। 2-4 महीने में ऐसी स्थिति हो गई कि अरे यार हम तो भाई पहलवान हो गए यार, अब तो लंगोट घुमा दी। तो फिर कहा कि यार कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कि आर्टिकल में कन्वर्ट किया जाए, लिखा जाए उसे। तो आर्टिकल लिख के भेजने लगे, वो छपने लगे मध्य प्रदेश के तमाम अखबारों में, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, चौथा संसार जैसे कई अखबारों में। फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़े, चौथी दुनिया और तमाम जो उस वक्त के अच्छे अखबार थे, जनसत्ता था, वहाँ पे फ्रीलांस लिखने लगा। तो वो जो चीज़ है उसने फ्रीलांस में ही अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ ही वो चीज़ डेवलप कर दी। और ख्वाब तो पत्रकार बनने का नहीं था, आर्मी में जाने का था। ओके। और तैयारी उसी हिसाब से कर रहा था, अपने आप को बना रहा था, संवार रहा था, शरीर बना रहा था, दिमागी तौर पे कर रहा था कि भाई ऑलिव ग्रीन पहनना है, स्टार होने चाहिए कंधे पर, और साइड में जो है वो पिस्टल होनी चाहिए। नामुराद चश्मा जो है नाक पे आ बैठा, और फिर एक ये ख्वाब टूट गया कि आप जो है आर्मी में जाएंगे सही, ऑलिव ग्रीन पहनेंगे, स्टार्स होंगे आप। उस ज़माने में जब हम थे तब सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट हुआ करती थी, वो बाद में अबॉलिश हो गई, अब लेफ्टिनेंट से होती है पोस्टिंग। तो सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट बनेंगे आप, और करेंगे क्या, कलम पकड़ करके टेबल पे बैठेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। तो वो काम करने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कि आर्मी ऑफ गन्स में ना जा सके तो कोई बात नहीं, आर्मी ऑफ पेन्स में तो जा ही सकते हैं। फिर मैं अपना जो है पूरा का पूरा रुख मैंने जर्नलिज्म की तरफ किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ झुकाव कब से आने लगा? मतलब कब पता चला कि इस तरफ अब लिखना शुरू करना चाहिए? बहुत शुरू से ही खुरापाती दिमाग था। खोजबीन? हाँ, मतलब वो पैदाइशी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि मुझे दिख रही है और उसको मैं खोजबीन करके उसका तिया पाँचा एक ना करूं। अगर घर में खिलौना भी है तो उसको खोल करके अंदर देखना है कि भाई ये चलता कैसे है। इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस जो हुए हैं वो किस चीज़ के कारण हुए हैं? क्यूरियोसिटी के कारण। तो क्यूरियोसिटी जो मेरे अंदर थी उसने मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या क्राइम रिपोर्टर बनाया। अच्छा, उत्पाती था, थोड़ा सा मतलब बेधड़क था, तो अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलना, क्रिमिनल से मिलना, गोली चल रही है वहाँ जा पहुँचना, दंगों में घुस जाना। ये एमपी के डकैत के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो सब भी हुआ है, वक्त ऐसा रहा है। क्योंकि 80s का तो वो दशक था एमपी छत्तीसगढ़, खासकर इन इलाकों में जहाँ पर नक्सली कह लीजिए या डकैत कह लीजिए, इनका मतलब दबदबा रहता था। वो रहता था, लेकिन मेरे साथ में ऐसा था कि मैं कभी भी ऐसे इलाकों में नहीं रहा जहाँ पर डकैतों का या नक्सलवादियों का दबदबा हो या वो, लेकिन क्राइम तो सभी जगह होता था। लेकिन इनकी कहानियों में आपको रुचि बनने लगी थी? हाँ, और बहुत हद तक मतलब मैंने जो है वो क्रिमिनल्स की स्टोरीज़, या कहना चाहिए पॉलिटिशियंस जो हैं क्रिमिनल, या उनकी क्रिमिनलिटी या स्कैम्स, उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। स्कैम्स खोलने, उजागर करने शुरू कर दिए थे।
उज्जैन में जैसे है या इंदौर में है या आपके मंदसौर सिटी में है, तो वहाँ की जो लोकल इश्यूज होते थे उनमें अंदर से खोज करके वो चीज़ें करना, लिखना, छापना शुरू कर दिया था। बीच में कुछ 1.5-2 साल मैंने कार्टूनिंग भी की थी। वाह। तो मेरा एक उल्लूक राज वाच जो है, पॉकेट डेली अवंतिका नाम का एक अखबार हुआ करता था उज्जैन में, उसमें छपा करता था। और बहुत मतलब उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, क्योंकि वो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर बड़ा तगड़ा कमेंट करता था। सटायर। हाँ, सटायर करता था। एक उल्लू जो है वो हर जगह मेरा प्रतीक होता था, जो बैठा होता था कहीं भी। संसद में कुछ घटना हो गई है तो संसद भवन के ऊपर बैठा मिलेगा और वो कुछ कमेंट करेगा उस तो आप पर। कार्टूनिस्ट के तौर पर भी काम किया आपने? हाँ, मतलब शौक था, किया। चूंकि थोड़ा बहुत जानता था मैं ड्राइंग करना और ये वो सब चीज़ें। और ऐसा होता है ना कि आप अगर क्रिएटिव हैं, आपके अंदर वो क्रिएटिव कीड़ा जिसको कहते हैं ना, वो कुलबुलाता है, तो वो आपको कितने ही फील्ड में पहले घुसाता है, कुछ करवाता है आपसे। कहानियाँ लिखते थे, कविताएं लिखते थे, निबंध लिखा करते थे, और भी दुनिया भर की चीज़ें, डिबेट्स होती थी, ये सब होती थी नेशनल लेवल पे, इस पे उस पे सब। तो वो करते 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 आप पक जाते हैं ना, आपको मांझ दिया जाता है उन उस प्रोसेस में। वो मंझ गए। पत्रकारिता तो जो है उसका चरम है। हम्म। ये सफ़र था, मंजिल जो है वो पत्रकारिता थी। अब पत्रकारिता के हाईवे पर, जैसा कि आपने कहा, तो अब मैं उस हाईवे पर अभी भी चल रहा हूँ। सिर्फ बाल ही सफ़ेद कर रखे हैं, जो कि उम्र के करीब करीब 30-31 साल से सफ़ेद होने शुरू हो गए थे, और काफ़ी जल्दी ये पक गए थे। और कभी भी इन्हें काला करने की कोशिश नहीं की, नहीं क्योंकि सर, जचते हैं आप पे। दिल में कालिख ना हो तो शरीर पे क्यों हो। तो बस उसी लिहाज से मतलब इसको जिंदा रखा, बिल्कुल बिल्कुल। सफ़ेदी को। सर मेरा ऐसा मानना है ना कि जो भी कलाकार इंसान है इस देश में, मुंबई शहर में वो यूं ही नहीं टपक जाता या यूं ही नहीं आ जाता। वो मुंबई शहर का कहीं ना कहीं एक बुलावा आता है। मुंबई शहर आपको पुकारती है, भले ही वो एक आवाज़ ना आए या कोई चिट्ठी ना आए या कुछ ना आए, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक जहनी तौर पर महसूस होता है कि अब मुझे उस तरफ रुक करना चाहिए, उस तरफ मुड़ना चाहिए, वो शहर मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। मुंबई शहर में आपका बुलावा कैसे हुआ, और पहली दफ़ा आप जब आए तो किस तरीके की शुरुआत हुई, और क्या आप आना चाह रहे थे? मैं नहीं आना चाह रहा था, सच बोलूं तो। इस शहर से कभी भी वो मोहब्बत, निस्बत और लगाव नहीं था। उसका कारण ये था कि एक तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, दूसरी यहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, और तीसरा जो सबसे बुरा मुझे लगता था कि यहाँ का इंसान जो है ना वो खुश नहीं दिखता था मुझे। मेरे नाना नानी चूँकि यहीं पर रहा करते थे और मैं हमेशा आया करता था, 85 के पहले से ही मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं बचपन में भी देखा करता था। तो मुझे जब पहली दफ़ा अनुराग चतुर्वेदी, जो हमारे इसके संपादक थे हिंदी महानगर के, उनका बुलावा आया कि आइए आप, हम नया अखबार ये शुरू कर रहे हैं और हमें आपकी ज़रूरत है। उनके बड़े भाई जो हैं वो विक्रम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस लड़के को बुला लो, ये लड़का जो है ये तलवार और कलम दोनों का धनी है। तुम लोग वहाँ शिवसेना के लोगों से पिटते रहते हो, तो शायद एक दो को ये भी पीटेगा, क्योंकि मेरी वहाँ पे उत्पात उन्होंने देखे हुए थे। और आप शायद ट्रेनिंग के दौरान आपने ये सब चलाना भी शायद सीखा होगा। हाँ, एनसीसी में तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं एनसीसी का जो है 2x2 जो है वो 2 इंच का कहना चाहिए शूटर भी रहा हूँ। 5x5 मैंने मतलब जो है वो स्नाइपर किया हुआ है। तो गनरी के तो मतलब जितने वेरियस जो गन्स होती हैं जो उस वक्त तक आर्मी में अवेलेबल थी, वो सब मैंने चलाना सीखी थी। और बहुत हद तक मैंने मतलब जो है अनआर्म्ड कॉम्बैट जो होता है वो भी मतलब डिफेंस के और इनसे सीखा था, ट्रेनर से। क्योंकि मन में ये था ना एक ख्वाब कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो मैं अपने आप को वहाँ पका रहा था, बना रहा था खुद को। So in your case, your pen and sword basically both were the mightier. हाँ, Both were the mightiest. हाँ। Yeah. तो वही चीज़ थी। तो मतलब जैसे हम लोगों के ट्रेनिंग में ये था कि हमें सिर्फ राइफ़ल जो है वो 303 मस्कट हुआ करती थी, उसकी ट्रेनिंग मिलती थी। और बहुत ज़्यादा हुआ तो हमें अपनी जो ये है एलएमजी होती है, लाइट मशीन गन, उसकी तक ट्रेनिंग मिला करती थी।
लेकिन मन में इतना मतलब उत्साह हुआ करता था कि जा करके अपने ट्रेनर्स की जान खाते थे कि सर 9mm पिस्टल भी करा दो, सर साइलेंसर से भी करा दो, सर ये भी करा दीजिए, सर 2 इंच रॉकेट लॉन्चर भी करा दीजिए, अरे सर ये 86mm रॉकेट लॉन्चर जो है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इससे भी कुछ करवा दीजिए। ये वाला पूरा सेक्शन ना पबजी वाले लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। फिर 106 RCL गन जब मैंने पहली बार जीप पे माउंट होती है और उसका जो शेल होता है वो करीब 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करके और मार करता है, तो वो जब पहली दफ़ा देखा हम लोगों को उसकी उसमें ले जा करके और मऊ में जो टेंजेक लाई जो है 10वीं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उसमें हम लोग 1 महीने के कोर्स के लिए गए थे। तो वहाँ पर जब हमें वहाँ दिखाया गया तो मतलब मेरी तो दीवानगी इस कदर हो गई कि मैं जा कर के और अपने कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल थे वो उनके गले पड़ गया कि मैंने कहा सर हमको भी ये करके देखना है। बोले आप लोगों को ये नहीं करा सकते हैं, ये हुआ। मैंने कहा नहीं सर, इसको एक बार तो करवाइए हम लोगों से। और उन लोगों ने फिर हमें मौका दिया और आउट ऑफ द वे हमें मतलब जो है उस चीज़ को करने का मौका मिला। मैं और मेरे साथ के 4 जो कैडेट्स थे मंदसौर के ही, हम 5 को उन्होंने ये मौका दिया। और उस वक्त के दौर में हमारी जो 5 लड़कों की ये टीम थी उसको पांडवों के नाम से पहचाना जाता था और मानते थे, और सब थे भी वैसे ही, एक एक को एक एक नाम मिला हुआ था, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये वो आप है। क्या थे? मैं तो युधिष्ठिर था, लेकिन उत्पाती युधिष्ठिर था। और स्वर्ग भी वही गए थे सर। तो सब मतलब उत्पाती थे और हम लोगों को मतलब ये था कि मैं जा करके अपने आर्मी जो ऑफिसर्स होते थे या प्रोफेसर्स होते थे उनको पटा लेता था, वो मेरी बात मान जाते थे। और मैं सबके सामने यही कहता था कि सर अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो आप एक बहुत ब्रिलियंट जो है ऑफिसर खो दोगे आर्मी में आने से। तो बोलते थे कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हें तो फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता था उन्हें। तो चतुर्वेदी साहब के बड़े भाई साहब ये पूरा आपका बैकग्राउंड चेक करके बैठे थे? उनके तो सामने ही था ना, वो तो देखते थे, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ उत्पात करते ही थे। और यूनिवर्सिटी के इतने इवेंट्स होते थे उसमें वो भी शामिल होते थे, मैं तो उनमें होता ही था। कभी डिबेट में हो रहा है, कभी कालिदास समारोह में हो रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, उनको तो सब दिखता ही था। मेरे पड़ोस में ही इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर रहा करते थे, उनके घर वो रेगुलर आया करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही आए, उन्होंने उनसे बोला कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अनुराग वहाँ पे बहुत समस्या महसूस कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छे हिंदी के लोग चाहिए। लिखने वाले लोग, हाँ, बोलने वाले हिंदी लोग। लिखने वाले। और महाराष्ट्र में ज़रा मुश्किल होता है अच्छी हिंदी जानने वाले। तो उन्होंने कहा कि अरे जज साहब का बेटा है ना विवेक अग्रवाल, उसको बुला लो, वो बहुत अच्छा ये करेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद ही नहीं आया। फिर फॉर्चुनेटली उस दिन मैं जल्दी घर आ गया था 8:30-9 बजे, वरना मैं 11-12-1 के बाद ही आता था। भटकते रहते थे कहानियों की और न्यूज़ की तलाश में। तो पड़ोस से उनके बेटे ने आवाज़ दी, मैं गया तो वहाँ पे बैठे हुए थे अरुण चतुर्वेदी साहब, जो अनुराग जी के बड़े भाई। उन्होंने कहा कि विवेक ऐसा ऐसा मामला है, तुम जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं जाना चाहता। बोले अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा सर मैं LLB कर रहा हूँ, मेरे पिताजी चाहते हैं कि उनके बाद जो है 3 बेटों में कम से कम एक तो जज बने, उनकी कुर्सी संभाले, तो मैं अब उनका ख्वाब पूरा करूँगा। तो बोले एक काम करो, तुम वहाँ चले जाओ। मैंने कहा नहीं सर, वो अच्छा शहर नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा सर वहाँ पे इतनी सुंदर लड़कियाँ, लेकिन कोई भी हंसती मुस्कुराती नहीं दिखती। हाय। तो बोले यार ये कोई वजह होती है? मैंने कहा सर हमारे यहाँ के तो मतलब कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, वो हर वक्त हंसता मुस्कुराता हुआ दिखता है, खिला हुआ मुस्कुराना चेहरा जरूरी दिखता है। है। तो और आपने उनको देख भी लिया तो आपसे चाय पी रहे होंगे तो पूछ लेंगे कि भैया चाय पियोगे कहीं। मतलब एक हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का अलग है, बहुत डिफरेंट है। वहाँ कोई इंसान किसी को पहचानता नहीं, लोकल ट्रेन में खड़े होकर के जगह नहीं देते बुजुर्गों को भी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है ये वहाँ तो देख आपकी के। इस बात को सुनकर तो वो बड़े हक्के बक्के रह गए होंगे। उनको मालूम था सब, वो आते रहते थे। तो वो बोले कि हाँ बेटा, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है, जाओ तुम ये सोच के जाओ कि चलो छुट्टियां मना रहे हैं, अच्छा लग जाए तो रह जाना, नहीं तो आ जाना वापस 5-10 दिन में। मैं आया, अनुराग चतुर्वेदी मुझे अपने घर से निकले और कफ परेड में एक जगह पे उनने मिलने के लिए कहा। सुबह 5 बजे मैं उनसे मिला, वो ले करके मुझे ऑफिस आए। और बस वो जिस दिन मैं महानगर के दफ्तर में घुसा उसके बाद बम्बई से बाहर नहीं निकल पाया। ये कहाँ था सर दफ्तर?
ये माहिम में था। तो हम लोग मैंने पहली दफ़ा ट्रेन में जो है उनके साथ उस समय में सफ़र किया, और फिर उन्होंने मुझे एक तरह से गुरु की भूमिका में रह कर के मुझे मुंबई सिखाया, और अखबार की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो उनके साथ में मैंने ली। लिखना जानता था, ये एक नया अखबार था? बिल्कुल नया अखबार था, और लेकिन पुराने अखबार का हिंदी वो आ रहा था, अंक आ रहा था, हिंदी वर्जन आ रहा था। तो चूंकि आंवला महानगर बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था इवनिंगर होने के बावजूद, और बड़ा ठेठ अखबार होता था, और समाजवादी विचारधारा के जो निखिल चतुर्वेदी, निखिल वागले साहब हैं, वो ओन करते थे और चीफ एडिटर थे। तो हिंदी का चूंकि यहाँ पे उस वक्त तक करीब 40-42 लाख की पॉपुलेशन हिंदी भाषियों की हुआ करती थी, तो उसमें पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने हिंदी अखबार शुरू किया, हमारा महानगर के नाम से। सर उस वक्त का क्या माहौल हुआ करता था एक अखबार के दफ्तर का? जब आपकी सुबह होती थी, आप चाय पीते थे, आप तैयार होते थे, लोकल ट्रेन पकड़नी है, मे बी नाश्ता कर लिया, वड़ा पाव शायद इधर उधर, और पहुंच गए दफ्तर, क्या होता था सर मंजर? देखिए, मैं उस वक्त तो अपनी नानी जी के घर में रहा करता था, कफ परेड में ही, और शुरू के कुछ महीने, और मेरा क्रम ये हुआ करता था कि मैं वहाँ से, उनके घर से, बिल्डिंग से वॉकिंग जो है करीब 300-400 मीटर दूर एक कॉर्नर पे अनुराग जी को मिलता था। वो टैक्सी में वहाँ आते थे, मुझे पिक करते थे, हम दोनों चर्च गेट साथ जाते थे, और साथ में हम माहिम उतर करके ऑफिस चले जाते थे। बहुत छोटा सा हमारा ऑफिस था, बमुश्किल 2-2.5 कमरों का, जिसमें से एक कमरा जो है एडिटोरियल के लिए अलॉटेड था, दूसरा एक कमरा एडमिनिस्ट्रेशन, सर्कुलेशन, बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए था। आधे कमरे में सारा काम हो रहा है। एक कमरे में काम हो रहा है एडिटोरियल का, एक कमरे में वो हो रहा है। 2 छोटे छोटे कैबिन अपने बाथरूम्स के साइज़ के समझ लीजिए, वो वागले जी के लिए और अनुराग जी के लिए भी नहीं था, कैबिन भी नहीं था उनके लिए, तो वागले जी के ही कैबिन में वो साथ में बैठा करते थे एक कुर्सी पे, और उनके पास वाले उसमें कंपोज करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए 6-7 कंप्यूटर लगे हुए थे, और उसके सामने एक छोटी सी जगह पे कटिंग पेस्टिंग करके अखबार के पेजेस डिज़ाइन करने का सेक्शन था। और एक छोटा सा हमारे यहाँ पर फोटोग्राफ जो है उनको बनाने के लिए जो वो होता है रेड लाइट वाला, वो डार्क हाउस होता है, वो डार्क रूम बना हुआ था, डार्क रूम बोलते हैं जिसे, वो डार्क रूम था, बस इतना छोटा सा ही, और बहुत ही एक क्लोज कॉम्पैक्ट एक फैमिली जैसा माहौल हुआ करता था, और बहुत मस्तियाँ चलती थी, बहुत काम अच्छा होता था। और हिंदी और मराठी के अलावा 2 गुजराती और मराठी की 4 मैगजीन्स भी वहाँ से छपती थी। सारा स्टाफ एक ही जगह पे होता था। कई बार ये होता था कि कुर्सियाँ नहीं होती थी, तो जितने बचे हुए स्टाफ के लोग हैं वो बाहर कहीं इधर उधर बैठ करके भी काम करते थे। बट सर ये जो साल था 92, एक अनफॉर्चुनेट साल था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि मानवता के इतिहास में सबसे बुरे सालों में से एक गिना जाएगा वो। और जब 12 मार्च का बम कांड हुआ था, और मैं बहुत खुद को भाग्यशाली कहूँ या दुर्भाग्यशाली कहूँ मुझे पता नहीं, पत्रकारिता के हिसाब से कहूँ तो बहुत भाग्यशाली था, इंसानियत और इंसान के रूप में कहूँ तो दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं उस दिन यहाँ मौजूद था। आपको याद है आप कहाँ थे? मैं उस वक्त अपना काम ख़त्म करके करीब करीब 5-5:30 बजे के आसपास की मैंने पहली ट्रेन पकड़ करके मैं घर गया था। और जब मैं सोने जा रहा था उसी समय में फ़ोन बजा और मुझे बताया गया कि कुछ धमाका हुआ या कुछ इशू हुआ है और आपको तुरंत वापस आना है। सीरियल ब्लास्ट आधे घंटे के अंदर अंदर 12 से 13 नहीं, हमें तो पहला ही ब्लास्ट जो है हमारे ऑफिस से करीब 600 मीटर दूर हुआ था। ये कहाँ था सर? माहिम, जो हमारा ऑफिस था सिटी लाइट थिएटर के पास में, उससे थोड़ी आगे जा कर के और करीब 600 मीटर दूर आपके शिवसेना भवन है, उसके पास में एक पेट्रोल पंप है, उसके बाहर एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ था। तो चूंकि उनको पार्क नहीं करने को मिली थी टैक्सी शिवसेना भवन की, टारगेट उनका शिवसेना भवन का मुख्यालय था, वहाँ चूंकि टैक्सी नहीं लगाने को मिला, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पार्क कर दी कि ये ब्लास्ट होगा, इसके साथ में पेट्रोल पंप ब्लास्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट वहाँ तक पड़ेगा, ये सोच करके उन्होंने वहाँ किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली सिर्फ इसमें ही ब्लास्ट होके रह गया और पेट्रोल पंप नहीं ब्लास्ट हुआ, उसमें चिंगारी जो है उस तरीके से नहीं वो हो पाई। लेकिन उसका धमाका, उसके कारण जो है यहाँ तक की बिल्डिंग पूरी हिल गई थी और एक एयर का प्रेशर तक आया था, जो हवा का झोंका, एक बॉम्ब RDX था आखिरकार। हाँ सर, तो फ़ोन की घंटी बजी, आपको ये न्यूज़ मिली, आपने फ़ोन रखा, क्या रिएक्शन था पहला, दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, हमारे लिए तो ये होता है कि बैड इज न्यूज़ इज़ द बेस्ट न्यूज़ फॉर द रिपोर्टर।
मैंने तुरंत जो है वो घर के कपड़े बदले और रिक्शा बुलाया, स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पकड़ी, ऑफिस पहुंचा, मुझे बताया कि कुछ इस तरह का सा सिलसिला हुआ है। तो मैं चूंकि सब एडिटर कम रिपोर्टर था, तो मैं लेकिन कीड़ा तो मैं तुरंत सबसे पहले उस लोकेशन पे भागा जो सबसे करीब थी। वहाँ जो डिवेस्टेशन मैंने देखा तो मैं एकदम दंग रह गया, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस तरह का विध्वंस देखा था। फिर मैंने तय किया कि बाकी भी सब जगह पे मैं जाऊंगा, तो मैं लगातार फिर जो है वो सारे 12 साइट्स के ऊपर गया और मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। एक साइड और हो सकती थी, लेकिन एक स्कूटर में फटा नहीं था जो एक चौल के सामने रखा गया था। हाँ, वो एक नहीं फटा था। वैसे और भी कई जगहों की प्लानिंग थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनने लगे थे जिसके कारण उन लोगों को अपना प्लान जो है वो प्रीपोन भी करना पड़ा था और कर्टल भी करना पड़ा था, वरना हो सकता था कि 30-35 ब्लास्ट होते। लेकिन आप बताइए, आपने जो विध्वंस का क्या नज़ारा था, क्या मंजर था, और आप जब घूम रहे थे इन 12 साइट्स के ऊपर में, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? हाथ में कलम, एक कागज़, क्या चल रहा था? कलम और कागज की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जो दिख रहा था वो तो सारा का सारा आंखों के ज़रिए जहन में और दिलो दिमाग में हर जगह पैबस्त हो रहा था, वो नोट हो ही रहा था। तो लाशें थीं, खून था, लोग जो है रो चिल्ला रहे थे, पुलिस आ गई थी और पूरा पैरामेडिक्स का मतलब टीम्स जो हैं वो सब जगह पे लोगों को हेल्प कर रही थीं और उठा उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। और बहुत ही ख़राब मतलब सिचुएशन बनी हुई थी। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वॉर टोर्न एरिया में आ पहुँचे हों। बहुत बुरी स्थिति बनी हुई थी। इसकी तो बहुत हालत ख़राब थी आपके शेयर मार्केट की, और ख़ास तौर से इसकी आपके एयर इंडिया बिल्डिंग की। वहाँ दोनों जगह बहुत बुरा डेवस्टेशन हुआ था, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्लोज्ड एरियाज़ में वो हुए थे। वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी बहुत हुई थी, घायल बहुत लोग हुए थे। लोग जो है बाहर भाग भाग के आ रहे थे, उनके पूरे के पूरे जिस्म जो है वो कांच लगने के कारण जो है वो छिदे पड़े हुए थे। मतलब एक एक आदमी के जिस्म में 300-300 500-500 जो है शार्पनेल्स प्रोजेक्टाइल्स जा घुसे थे, और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। या क्या मतलब किसने किया है, क्या हुआ है वो हमारे तो साथ? पता ही हाँ। नहीं था कुछ भी, वो तो तब उस वक्त कुछ नहीं पता था। तो मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो उसी वक्त वो सारी की, और जब मैं शाम को लौट करके वापस ऑफिस पहुंचा तो हम लोगों ने सब ने मिल करके, जो जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स भी थे उन लोगों ने मिल करके भी वो सारी फिर कहानियां जो हैं वो न्यूज़ जो है वो ली। बाकी जो है एजेंसी से भी और तमाम सोर्सेज से भी आई। हमारे फोटोग्राफर्स ने भी जा करके बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स वहाँ के सब लिए थे। तो अखबार जो है वो अगले दिन शाया हुआ और बहुत ही मन दुखी था। उसके बाद से तो फिर लगातार खबरें आने लग गई कि दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी पूरी डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर बाद में आईएसआई का नाम आ गया, फिर बाद में टाइगर मेमन का नाम उभर करके सामने आ गया। और टाइगर मेमन सर, जैसे आपने कहा आपका जो दफ्तर था माहिम में था, उसका भी जो ऑफिस था वो माहिम में था, और दंगों में कहते हैं उसका ऑफिस जला दिया गया, जो कि अनुराग कश्यप की पिक्चर ब्लैक फ्राइडे में जिस तरीके से दिखाया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से पवन मल्होत्रा साहब ने उसका किरदार निभाया टाइगर मेमन का। टाइगर मेमन क्या फितूर है सर? वो उसके पहले बस इतना पता था कि उनका नाम टाइगर इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक बार पुलिस से किसी को बचाते हुए बहुत स्पीड में कार को भगाते हुए शहर से दूर लेके गए थे, इसलिए लोग उनको उनके गैंगस्टर सर्कल में या इनर सर्कल में टाइगर बोलने लगे। और उसके बाद ये धमाका हुआ, और उसके बाद से तब से वी डोंट नो वेयर टाइगर मेमन इज एंड व्हाट इज ही डूइंग, इज ही इवन अलाइव। बस जो याकूब मेमन जो उनके भाई थे, उनको जो फांसी हुई थी नागपुर में, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। टाइगर मेमन, इस किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, टाइगर मेमन जो है वो शुरू से ही बहुत ही आक्रामक और विध्वंसकारी मस्तिष्क का स्वामी रहा है। अग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव रहा है। और उसके टाइगर नाम पढ़ने के पीछे या उपनाम पढ़ने या टोपन नाम पढ़ने के पीछे या अलायस नाम पढ़ने के पीछे एक कहानी ये है कि उसके पिता जो हैं वो टाइगर पटौदी के बहुत बड़े फ़ैन थे। ओके। और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा भी टाइगर पटौदी की तरह क्रिकेट खेले, और उसमें वो एग्रेशन था भी कि और वो अगर खेलता तो वाकई वो टाइगर पटौदी से बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता था। लेकिन वो जिस इलाके में रहते थे और जिन लोगों के बीच में टाइगर रहा करता था, वो लोगों के बीच में निश्चित ये हो गया था, तय हो गया था कि वो कभी भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस तरह की आपकी सोहबत होती है आप उसी तरह के इंसान बनते हैं। तो उसकी सोहबत ही ख़राब थी, सर्कल ख़राब था। तो
वो शुरू से ही जो है वो स्मगलिंग में और इन सब चीज़ों में पड़ गया। किसकी स्मगलिंग करते थे सर ये वो लोग? गोल्ड की स्मगलिंग शुरू में किया करते थे, फिर बाद में वो ड्रग्स में भी आ गया था। और चांदी की सिल्ली भी शायद? चांदी वगैरह तो सोने के साथ में हो ही जाती थी। चांदी का उस वक्त लेकिन बहुत कोई बड़ा ऐसा मार्केट और बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी चांदी की तस्करी काफ़ी होती थी। लेकिन चांदी के साथ में ये था कि उसका भाव बहुत कम होता था, और अगर चांदी मतलब सोना उस वक्त 5,000 रुपये था भाव में, तो चांदी उस वक्त 200-300 रुपये हुआ करती थी। तो इतने बड़े फ़र्क का वो था। और दूसरा ये है कि सोने की एक बिस्किट जो है वो 50 ग्राम की या 100 ग्राम की होती थी, लेकिन चांदी जो आती थी वो 2 किलो 5 किलो की सिल्लियों के रूप में आती थी। अच्छा। तो मतलब उन दोनों चीज़ों के बीच का बड़ा फ़र्क भी था। तो चांदी कम ही लोग करना पसंद करते थे, लेकिन होती थी फिर भी। तो टाइगर मेमन ने ये काम शुरू किए हुए थे, और बाद में वक्त के साथ दाऊद से भी उसकी निस्बत हो गई, और होते 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 वो भी जब वो मुंबई से दाऊद इब्राहिम चला गया, उसके कुछ समय बाद में टाइगर मेमन भी दुबई चला गया। और सर ये टाइगर मेमन तो ब्लास्ट के एक दिन पहले अपनी फैमिली के साथ सारी फ्लाइट्स की टिकट बुक करके दुबई की तरफ रवाना हुए थे। नहीं, वो लोग सब दुबई में ही उन लोगों ने बेस बना रखा था सारा, और वो जाना और वो सब करना एक अलहदा मुद्दा था कि अब परमानेंटली वहाँ जाना है। लेकिन वो ब्लास्ट के तुरंत बाद में तो वो सारे के सारे लोग कराची चले गए थे। पाकिस्तान? हाँ, और उन लोगों की सबकी पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि हम लोग दुबई में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कांड के बाद में हमारे लिए तो हिंदुस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, और हो सकता है कि दुबई में आकर के असैसिनेट भी करवा दे, मरवा भी दे। तो वो लोग वो पहले ही सब लोग जो है वो कराची निकल गए थे। खैर, मतलब उसमें ये हुआ था। और टाइगर मेमन जो है असल में ये प्लान उस खुद के दिमाग का नहीं था, और दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत बाद में आया था बॉम्ब लेकिन ब्लास्ट था में। इन्वॉल्वमेंट? हाँ, था। लेकिन वो तो डिनाई करते हुए आए हैं। हाँ, क्यों क्यों डिनाई करते आए हैं और क्यों था और कितना था, वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतना रहा है कि उसने कहा कि ठीक है, ये कर लो। रजामंदी देने का काम था, मंजूरी दी। मंजूरी दी। अगर वो मंजूरी नहीं देता तो ये ब्लास्ट नहीं होता, ये तय था। और उनको इतना कॉन्सिक्वेंसेस डिवेस्टेशन पता थे? बिल्कुल पता थे। लेकिन चूंकि यहाँ के मुस्लिम बहुल एरिया की कुछ महिलाओं ने जो दंगे हुए थे, और उसमें जो मुस्लिमों के साथ में जो उस वक्त अत्याचार हुआ कह लीजिए, या उनको जिस तरह मारा काटा गया था, और वो लोग इस चीज़ से दुखी होकर के उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी दाऊद इब्राहिम को। टूटी हुई चूड़ियाँ? टूटी हुई कह लीजिए या चूड़ियाँ भेजी थी, ऐसा कुछ कहीं पुख्ता तौर पे मिलता नहीं है कि टूटी चूड़ियाँ भेजी थी। चूड़ियाँ भेजी थी कि भाई तुम चूड़ियाँ पहन लो, तुम किसी काम के नहीं हो, कौम के लिए तुमने कुछ नहीं किया। तो उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं शायद होगा वो। तो आईएसआई ने जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके और यहाँ पर एक बड़ा डिवेस्टेशन करने का, डिस्टेबलाइज करने का गवर्नमेंट को प्लान तैयार किया। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस? पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी आईएसआई। तो उनके जो ब्रिगेडियर थे जो कि इंडिया ऑपरेशन संभालते थे, उन्होंने अपने 2 मेजर से कहा कि आप इसके लिए सही आदमी तलाशो कि इंडिया में हमें कौन सपोर्ट दे सकता है। तो उनके पास में तो चूंकि सारे अंडरवर्ल्ड की, क्रिमिनल्स की, यहाँ के सारे चीज़ों की, सब जगहों की उनके पास में डिटेल पहले से मौजूद रहती है। तो उन लोगों ने फाइनलाइज़ किया कि इसमें दाऊद गैंग जो है हमारे बड़े काम आ सकता है, और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ भी है कि उसके बहुत वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नाराज़ है, तो निश्चित तौर पे वो हेल्प करेगा। इस वक्त दाऊद गैंग डी कंपनी बन चुकी थी? डी कंपनी बने हुए तो उसको कई बरस हो चुके थे। तो डी कंपनी तैयार हुए तो मेरा ख्याल है कि आपको कहना चाहिए 85-86 तक डी कंपनी खड़ी हो चुकी थी, पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुकी थी, फॉर्मेशन उसका प्रॉपर बन चुका था। तो अ, उन्होंने सबसे पहले जो है पाकिस्तान का एक स्मगलर था जो बहुत बड़े पैमाने पे तस्करी का काम किया करता था, नारकोटिक्स की और गोल्ड की, उसको पकड़ा, और उसके ज़रिए जो है उन्होंने टाइगर मेमन को कनेक्ट किया। फिर ये जो टीम है पूरी की पूरी दुबई में जाके टाइगर मेमन से मिली। टाइगर मेमन ने फिर उसके बाद शकील को बुलाया। शकील को भी ये प्लान बहुत पसंद आया।
फिर शकील से आपका मतलब है छोटा शकील? छोटा शकील। ओके। वहाँ पे 2-3 शकील हैं, एक लंबू शकील भी है, एक और शकील है, लेकिन ये मैं छोटा शकील की बात कर रहा हूँ। जो कि एक तरीके से राइट हैंड है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का बाद में राइट हैंड बना, तब तक तो उसका राइट हैंड मैन या उसका ब्रेन जो है वो छोटा राजन ही हुआ करता था। तो वो जो है मिले, उन लोगों ने काफ़ी सारी डिस्कशंस कर ली, प्लान तैयार कर लिया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। जब छोटा शकील ने कहा कि बड़े भाई की बिना रजामंदी के ये काम नहीं हो सकता, तो फिर उनसे मुलाकात हुई और दाऊद ने सिर्फ एक अपनी सहमति जता दी कि ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद दाऊद किसी भी प्लानिंग में, किसी भी एग्जीक्यूशन में कहीं भी शामिल नहीं रहा। जो भी कुछ काम करना था वो टाइगर मेमन ने और छोटा शकील ने और उसकी टीम ने ही पूरी तरह से किया। आईएसआई की मदद के साथ? आईएसआई की मदद नहीं, आईएसआई की निगरानी में। आईएसआई की मदद तो छोटी तो चीज़ है। सर इसको स्पॉन्सर किसने किया, पैसा किसने लगाया? सारा पैसा, सारा स्पॉन्सरशिप, सारा काम का, सारे हथियार, सारा गोला बारूद, आरडीएक्स, जितनी चीज़ें थीं वो सारी की सारी आईएसआई ने प्रोवाइड की। सारा जो है वो माल कहाँ से आया? वाया कराची जो है वो बोट्स में रायगढ़ के श्रीवर्धन कोस्ट पे उतरा। वहाँ से वो माल जो है चल करके और गाड़ियों में जब निकला तो ये कस्टम्स की चौकी ने रोक लिया। वहाँ के लोगों को उसमें रखी हुई चांदी की सिल्लियाँ गिफ्ट की गई, तब वो माल अंदर आया। क्या बात कर रहे हैं हाँ, और उनको तो यही कहा कि ये चांदी है, उनको ये नहीं बताया कि इसमें आरडीएक्स है, इसमें AK-50 47 56 हैं, उसके अंदर करीब करीब 1 लाख के आसपास, 80,000 के आसपास गोलियां हैं। ये पकड़ा गया था पूरा कंसाइनमेंट? हाँ, पकड़ा गया था कस्टम्स की चौकी पे, रोड पे, और घूसखोरी के चलते ये छोड़ दिया गया। तो उसी कारण से बहुत सारे कस्टम ऑफिशियल्स को भी सजा हुई ना, जिनका रोल इसमें पाया गया। तो ये जब हुआ उसमें यहाँ आया वो सारा, फिर उसके बाद में बहुत सारे लड़के बच्चों को बॉम्ब बनाने की और यहाँ पे विध्वंस करने की ट्रेनिंग देने के लिए कराची भेजा गया बाई बोट या वाया दुबई। उन लोगों ने ट्रेनिंग ली वहाँ पे 3 महीने 6 महीने की, और फिर वो सारे के सारे बच्चे लौट करके, यंगस्टर्स लौट के आए। और ये पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी उनको? आईएसआई ने। हाँ। आर्मी मतलब जो है वो तो आईएसआई और आर्मी एक ही बात है। तो उन्होंने उनको जो है जिन जगहों के ऊपर आपके टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है उन्हीं कैंप में इनकी भी ट्रेनिंग हुई, सारी की सारी जमात-उद-दावा की और इनकी जो है, और वो ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे लड़के आए। उन लोगों ने फिर बॉम्ब बनाए और बॉम्ब प्लांट किए। मैं आपको जब बता रहा था कि ये बॉम्ब जो है ब्लास्ट रोका जा सकता था, बीच में हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन ये ब्लास्ट क्यों रोका जा सकता था उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। जी सर। कि माहिम में जो इनका घर था, इसके बाहर एक स्कूटर में इन लोगों ने बॉम्ब प्लांट करके, आईडी प्लांट करके और तैयार किया था टेस्टिंग के लिए। और गलती से हीट की वजह से या किसी माल फंक्शन की वजह से उसका जो आरडीएक्स था वो ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि बर्न हो करके उसमें से स्मोक आने लगा, और उसमें एक हल्का सा ब्लास्ट हुआ, छोटा ब्लास्ट हुआ। उसकी जो रिपोर्ट है माहिम पुलिस स्टेशन में की गई। माहिम पुलिस स्टेशन के इग्नोरेंट पुलिस ऑफिशियल्स ने एक कांस्टेबल को और एक हेड कांस्टेबल को भेजा। उनको लगा कि ये तो पेट्रोल का या इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके लिए स्कूटर में छोटा सा कुछ हुआ है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, आकर के रिपोर्ट दे दी कि साहब काय नाही झाला, फक्त है स्कूटर मध्ये काय गड़बड़ झाला है, इतना करके छोड़ तो दिया। स्कूटर वाले को पकड़ा नहीं जिसके नाम पे स्कूटर था? स्कूटर तो इनके गैरेज में ही रखा था, इनके गैरेज में ही रखा हुआ था, मेमन फैमिली के घर में। ओके। स्कूटर फिर किसकी मिल्कियत है? आपके अगर घर में कोई सी चीज़ रखी है तो मैं आप ही की मिल्कियत मानूंगा ना। अगर मुझे यहाँ से अभी एक पिस्टल मिलती है सो आप बोलोगे कि ये मेरी नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि भाई आपके घर में क्यों है। हाँ। वैसी चीज़ वो थी। तो जब आपके घर में ब्लास्ट हो रही है तो आप ही उसके मालिक हुए ना। उन्होंने कुछ नहीं किया, इग्नोर किया। अब वो इग्नोरेंस रियल इग्नोरेंस भी हो सकती है, अंडर द टेबल रिश्वतखोरी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। इसलिए ये कांड जो है नहीं हो पाता अगर उसको सीरियसली ले लिया जाता। बेशक। ये उसके बाद में आप देखिए कितना मानवता को हिला और देने सर वाला बॉम्ब ब्लास्ट के कितने दिन पहले हुआ ये कांड पूरा? ये हुआ था करीब करीब 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? इनकी मतलब प्लानिंग इतने पहले से चल रही थी? इनकी प्लानिंग तो करीब 3-4 महीने पहले से शुरू हुई थी। क्योंकि आरडीएक्स वहां से लाना, शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना
बहुत बड़ा काम था वो। और ये भी बता दूं मैं कि इसका जो कंसाइनमेंट आया था, ये कंसाइनमेंट 3 टुकड़ों में बांटा गया। एक टुकड़े का इस्तेमाल ब्लास्ट में हुआ, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है उज्जैन जिले में एक छोटी सी तहसील उस वक्त हुआ करती थी महिदपुर, उसका बहुत छोटा सा एक गांव है झिरनिया। उस झिरनिया गांव का जो वहाँ का सरपंच था और वो सब था, वो मुस्लिम बहुल आबादी है उस गांव की आसपास की। तो वहाँ पे उसके सरपंच और एक दो लोगों के पास में बाई ट्रक जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में आरडीएक्स गोलियां और AK-47 भेजी गई, जो उन्होंने उसके कुएं में छुपा के रखी थी, जो बाद में जाकर के वहाँ से रिकवर की गई। तो उनका प्लान क्या था उस आरडीएक्स के साथ करने वो का? सेफ गार्ड रखने का था कुछ हिस्सा। और वैसे ही एक बड़ा पार्ट जो है मुंब्रा के एक गोदाम में भी छुपा के रखा गया था। ये दोनों जगह से रिकवरी हुई थी। आज भी लेकिन जो है उसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, ये जानकारी सामने निकल कर आती है। बाप रे। अभी भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसका बचा हुआ, करीब करीब 30-40% हिस्सा जो है अभी भी बचा हुआ, ये कहा जाता है। तो सर क्वांटिटी कितनी लाई थी उन्होंने? मेरे हिसाब से तो वो पूरा का पूरा माल जो था वो करीब एक ट्रक भर के था। ये क्या मतलब शहर तबाह करना चाहते थे क्या पूरा? शहर क्या, मतलब उनके पास तो इतना असला बारूद गोलियां थी कि वो लोग 1 महीने तक इस शहर को मतलब तबाह करते रह सकते थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, टाइगर मेमन पाकिस्तान, दुबई, कराची जो भी है रवाना हो गए। लड़के जो है पकड़े जाने लगे थे धीरे फिर धीरे तो मुंबई बहुत पुलिस लोग से। पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, इतना मतलब पुलिस का। तो फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ये बात माननी पड़ेगी कि मुंबई पुलिस ने उस वक्त जो तेज़ी दिखाई और जो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके और जिस तरह से मतलब इस पूरे केस को क्रैक किया, वो रिमार्केबल है। बहुत रेयरली मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाई दे पाती हैं। और उसका जो मुकदमा है वो भी बहुत लंबा चला। उसके लिए विशेष रूप से एक आर्थर रोड जेल में ही अदालत बनाई गई, ताकि इतने आरोपियों को रोज़ाना अदालत ले जाने की का खतरा मोल ना लिया जा सके। तो वहीं पे सबकी वो चला करती थी, उसी में संजय दत्त भी शामिल हुआ करते थे और भी तमाम हुआ करते थे। तो ये सारा मतलब जो है बहुत ही दुखद और बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही घृणित जो अपराध हुआ मानवता के साथ, वो मुंबई के जिस्म पर जो है बने हुए दाग वो हमेशा बने रहेंगे। वो भुला पाना या वो निकाल पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। जो आपने आंखों से देखा है, लोगों की चीख करा। सर 2 शब्दों में जानना चाहूँगा, इसका मेन ट्रिगर पॉइंट मुंबई के दंगे थे या बाबरी मस्जिद का ढहना था? दोनों। बाबरी मस्जिद के ढहने से और उससे जो उत्पन्न हुआ दंगा था, उसके बाद जो 92 का दिसंबर का, और उसके बाद में जो है उसके रिपरकेशन में मुंबई में फिर जो अगले दंगे शुरू हुए जनवरी फरवरी में। और वो दंगे जो हुए थे वो कंटिन्यू कर गए थे। और फिर जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के कारण बाद में और भी मतलब परेशानी आई थी। लेकिन जो दंगे हुए थे उसमें जो पहला माथाड़ी कामगार को चाकू मार दिया था, वहाँ से ये दंगा शुरू हुआ था। और उसके एवज में जो है वो एक वेल प्लान्ड, वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म ने पूरा का पूरा दंगा मुंबई में फैलाया था। पॉलिटिकली इस इंड्यूस था बार सर? पॉलिटिकली इंड्यूस था, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया हुआ था, पॉलिटिकल सुप्रीमो के द्वारा संचालित था। और वो पूरा का पूरा दंगा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस इरादे से किया जा रहा था कि एक पक्ष जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पक्ष का नुकसान करे। ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, हथियार सारे लाए थे। और महाआरतियों के ज़रिए या और चीज़ों के ज़रिए जो है वो प्लान्ड वे में वहाँ पर वो किया जाता था। महाआरती चल रही है, उसमें अपने ही लोग पत्थर फेंकते थे, फिर ये लोग जा कर के मारकाट मचाते थे महाआरती के दौरान? हाँ, वो पूरा प्लानिंग के साथ होता था। तो लाइक स्क्रिप्ट? हाँ, बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। अब जैसे माहिम में जो चर्च है, उसके सामने एक जगह पे महाआरती रखी गई, क्योंकि उसके पास में मुसलमानों की जो है वो जो लकड़ी की टाल बनी हुई हैं, बखार बोलते हैं यहाँ पे। तो जो वुड स्टॉक जो पूरा का पूरा वहाँ पे बेचने के लिए रखा रहता है, कई 100 हेक्टेयर के बराबर लकड़ियाँ वहाँ पर, बहुत ही कीमती टीक वुड और बांस रखा हुआ था, उसको आग के हवाले कर दिया। और वहाँ पे बहुत बड़ा दंगा फैला था। वो हमारे ऑफिस से करीब करीब 400-500 मीटर दूर ही था। मैं भी जब मुझे पता चला कि यहाँ पे इतनी बड़ी आग और ये वो लगी है, तो मैं भाग करके यहाँ पे आया था और वहाँ पे मैंने फोटोग्राफी वगैरह भी की थी। मतलब उसकी आग की लपटें इतनी तेज थीं
कि मैं माहिम चर्च के पास खड़ा था और मुझे लग रहा था कि शायद मेरी चमड़ी जल जाएगी, झुलस जाएगी और मेरे कैमरे के जो लेंस हैं वो चटक जाएंगे। तो मुझे फिर मैं वहाँ से, और उसके वखार से लगा हुआ जो है वो मुंबई पुलिस की कांस्टेबल्स की 3 माले की बिल्डिंग्स भी हैं, उनके अंदर भी आग लग गई थी। तो मैं उस आग में ऊपर छत पे चढ़ करके, पानी की टंकी पे चढ़ करके मैंने वहाँ से ऊपर से नीचे फोटोग्राफ किए थे। तो वो बड़ा ही खतरनाक मतलब मंजर था और बहुत ही बुरी हालत थी। और बेचारे वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स के, पुलिस कांस्टेबलरी के जो लोग थे, वो लोग खुद बाल्टियों से, टंकियों से पानी ले ले करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ के सारे मर्द तो ड्यूटीज पे गए हुए थे। वहाँ पे औरतें और बच्चे, यंग जो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं थे, वही लोग आग बुझाने का काम कर रहे इन थे। दंगों के दौरान पुलिस के हाथ खींचे जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस को बहुत ही फ्री हैंड मिला हुआ था। और बीच में तो फिर बाद में आर्मी भी आ गई थी। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली थोड़ा सा मतलब ये था कि जितना हो सकता है आप लोगों को ना मारें या फायरिंग ना करें या उस तरह की चीज़ें। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी और काफ़ी पुलिस की तरफ से दबाव बना था। मैं पुलिस को एकदम निकम्मा या नाकारा नहीं मानूंगा उस समय। हाँ, पॉलिटिकली जो चीज़ें होनी थी वो हुई थी, उसमें कमियां थीं और लीडरशिप हमारी उस वक्त बहुत बुरी तरह फेल हुई थी। और उसका जो है नतीजा, उसका जो भुगतान है वो इस देश ने भी किया। और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और वो सब हुआ। 1 महीने तक पूरा दंगा चला 93 ब्लास्ट के बाद, और वो सब बहुत भारी नुकसान हुआ। इंसानियत का जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई कोई कर नहीं सकता। आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है उसने देश को 10 साल पीछे धकेल दिया, मैं ये कहना चाहूँगा। बिकॉज व्हेन अ बुलेट स्ट्राइक्स और अ बॉम्ब ब्लास्ट हैपन, वो धर्म जात नाम पूछ के नहीं होता, वो सबको अपनी चपेट में ले लेता है। इसके बाद में गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, टाइगर मेमन गायब हो गया। बहुत आसार ये थे कि वो पाकिस्तान कराची में शिफ्ट हो गए, आईएसआई की पनाह में। लेकिन इसके बाद एक नाम उछलने लगा बड़े बड़े इंटरपोल और बड़ी बड़ी एक एजेंसीज़ के द्वारा, जहां दाऊद इब्राहिम को सर्टिफाइड टेररिस्ट के तौर पर डिनोट किया गया। एंड लेकिन उन्होंने डिनाई किया। राम जेठमलानी, अब जो नहीं रहे, उनको कॉल करके कि मैं मुंबई वापस आना चाहता हूँ। इसके पीछे की जो सच्चाई है आप बताना चाहेंगे सर? दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी से बात की थी और उनके सामने दाऊद ने ये भी कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कुछ हुआ, ये सब इतना कुछ होगा ये मेरी नॉलेज में नहीं था, और ये जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। उसने ये पेशकश रखी थी कि मुझे फांसी की सज़ा न दी जाए और जितने भी केसेस हैं, ट्रायल हैं, वो आप चलाना चाहते हैं चलाएं, मुझे जेल में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन मैं हिंदुस्तान लौटना चाहता हूँ। लेकिन तब की सरकार ने उसकी ये जो मांग है नहीं मानी कि हम फांसी नहीं देंगे या जो भी कुछ होगा। उसको उसका ये था कि आप मुझे या तो हाउस अरेस्ट रख लो या आप मुझे जेल में रख लो, लेकिन मेरे ऊपर पाबंदियां और सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ जो है, इतने बड़े मानवता के खिलाफ हुए अपराध में किसी को भी प्ली बार्गेन करने की इतनी इजाज़त कोई भी सरकार दे, ये बड़ा मुश्किल ही था। तो और आपके हिसाब से सही डिसीजन था सरकार का? हाँ, निश्चित तौर पे सही था। क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि फिर तो हर आदमी जो है क्राइम करेगा और बोलेगा भाई साहब माफ़ कर दो। लेकिन सर वी आर टॉकिंग अबाउट दाऊद इब्राहिम। हाँ, कोई भी हो, दाऊद इब्राहिम हो या ओसामा बिन लादेन हो, आप 9/11 में अगर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो आपके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड लगा करके और उसको 4 साल 6 साल तक खोज करके उसके बाद में नेवी सील जा करके उसके घर में घुस के मारते हैं। तो जब अमेरिका नहीं सहन करता तो हिंदुस्तान क्यों सहन करे? सर हम भी तो बात करते हैं ना कि हमारी तरफ से रॉ के एजेंट्स को भेजे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाइए या फिर असासिनेट करिए, जो भी है। अगर उस वक्त दाऊद इब्राहिम वापस मुंबई शहर या हिंदुस्तान वापस आ जाता तो? वो आ जाता तो अलग मुद्दा होता, तब असैसिनेशन वगैरह का कोई ऐसा मामला नहीं होता। लेकिन दाऊद को असैसिनेट करने की कोशिश नहीं हुई है ऐसा नहीं है। कराची में कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार असफल रहे। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का वहाँ जो सिक्योरिटी नेटवर्क है और जो आईएसआई ने और आर्मी ने जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के मुकाबले की सिक्योरिटी है। उस तक पहुँचना असंभव है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहता है वो नो फ्लाई जोन है, वहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते आप करेंगे क्या? और उसका पूरा घर जो है वो कंक्रीट वॉल्स से, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स से घिरा हुआ है।
आप वहाँ पर रॉकेट भी अगर लॉन्च करेंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सर बेशक पाकिस्तानी आर्मी या गवर्नमेंट या ऐसा ये फ्री में तो नहीं कर रही होगी उनके लिए। देखिए, उसने जितना बड़ा काम उनके लिए कर दिया है ना, उसके लिए वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो चरण धो के पिए तो भी कम है, जो दाऊद ने उनके लिए कर दिया है या दाऊद की गैंग ने कर दिया है। तो वो तो वैसे ही बहुत उसके कहना चाहिए कि अ, साथ में उससे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हैं। लेकिन बाद में भी जो करीब करीब 5-6 लाख करोड़ की मिल्कियत का स्वामी है, उसने वहाँ पर भी तो मतलब कुछ तो प्रॉस्पेरिटी लाया होगा ना वो। वहाँ की शेयर मार्केट में उसका वो था, जो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल बीसीसीआई जो बना था, उसमें उसका करीब 850 करोड़ रुपए या कुछ 1250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो बैंक बाद में डूब गई। वो आईएसआई ने अपने ऑपरेशंस करने के लिए बैंक स्टार्ट किया था। सिंपल वर्ड्स में उनके लिए एक एसेट है। बहुत बड़ी एसेट है और आज भी वो उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि फेक जो बैंक नोट प्रिंटरी में जो हम वहाँ पर वो छपवाते हैं बैंक नोट्स पाकिस्तान में, उसका पूरा रूट और उसका पूरा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में डी कंपनी के थ्रू होता रहा है, आज भी होता है। सर दाऊद इब्राहिम कास्कर एक पुलिस वाले का लड़का, पाकमोडिया स्ट्रीट, बम्बई की भीड़ में एक और चेहरा, ये किरदार आपके लिए क्या है? कभी आपकी बातचीत हुई है उनसे कॉल पे या कहीं भी? 2-4 बार ऐसा मौका आया दाऊद इब्राहिम से बात करने का टेलीफोन पर ही। छोटा शकील से ज़्यादा बातें हुई हैं। और इन लोगों से जब भी मैंने बात की है, चाहे कोई भी गैंगस्टर रहा हो, जितनों से भी मैं मिला या मैंने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सामान्य लोग हैं, एक आम आवाम में रहने वाले लोगों जैसे हैं, एक माँ बाप जैसे लोग हैं, भाई बहन जैसे लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं। उतनी ही आसानी से, उतनी ही मोहब्बत से, उतनी ही खुलूस से, उतनी ही अच्छी इज्जत के साथ पेश आते हैं आपसे, जब आप उनके साथ ढंग से आते हैं, पेश आते हैं। तो उन्हें आपसे अगर दुश्मनी नहीं है या उन्हें आपसे कोई काम नहीं है तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें आपसे दुश्मनी हो गई, आपसे कोई काम है, उनसे हफ्ता वसूली करनी है, तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं है। तो दोनों पक्ष, उनके दोनों पहलू देखे मैंने। उनके अंदर का इंसान भी देखा मैंने, उनके अंदर का शैतान भी देखा। उनके अंदर का इंसान कैसा है? बहुत खूबसूरत है। वो लोग जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वैसे ही अपने परिवार को करते हैं, अपने मुल्क को करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके लिए क्राइम करना जो है ना, वो बिजनेस है, वो उनका प्रोफेशन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत है, वो उनका उनका वो बिज़नेस है जिससे कि उनकी अर्निंग होती है, उनकी फैमिली चलती है, उनकी ज़िंदगी चलती है। तो जब उनसे ये कहा जाता है कि आप क्राइम छोड़ दीजिए, तो वो बोलते हैं कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। करेंगे क्या और? नहीं, हम दूसरा तो काम कर लेंगे, हमारे पास बहुत एसेट्स हैं, लेकिन हमें अपोनेंट मार देंगे, ओके। तो हम इसलिए बाहर नहीं आ सकते। ऐसे कई लोग हैं। एक बंदा था जो कि अमर नाइक गैंग में था, बहुत सीनियर चाकूबाज। मतलब अगर उसने चाकू मार दिया किसी को तो उसके ज़िंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। वो इतना खतरनाक चाकूबाज था कि 8 इंच का चाकू जो है वो पूरा का पूरा एक बार में पेट के अंदर डाल करके और उसको गोल घुमा देता था, जो किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कि वो करके दिखा दे। चाकूबाज बोलते थे उसको। हाँ, कमाल का चाकूबाज। और मेरे बहुत कनेक्ट में था वो, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिलती थी या मैं क्रॉस वेरीफाई करता था। एक दिन जनसत्ता अखबार में जब मैं काम किया करता था, उस वक्त की बात है, वो मेरे ऑफिस आया। क्या नाम था सर उसका? नाम पता है अगर नाम आपको? छोड़ दीजिए अभी। ठीक है। तो वो बंदा आया और उसने मुझे कहा कि ये बात करनी है आपसे। तो मैं उन्हें अपनी कैंटीन में ले गया, वहाँ हम बैठे, उनके लिए चाय वाय मंगाई मैंने, नाश्ता मंगाया, हम बात कर रहे थे। तो उनकी आंखें बड़ी उस वक्त नम थीं और बहुत लर्जी भी मतलब भावुक आवाज़ थी। मैंने कहा क्या हुआ, आपके जैसा आदमी इस तरीके से बात कर रहा है? तो उन्होंने अपनी ऊपर की पॉकेट में से एक फोल्ड की हुई तस्वीर निकाली और मेरे सामने खोल करके रखी। वो एक छोटी सी 8-10 दिन की बच्ची की तस्वीर थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो बोले कि ये मेरी बेटी है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए जो है हाथ और पाँव कांप रहे हैं और ज़बान थरथरा रही है। तो बोले भाई, अब जो है ना, किसी को मारने का मन नहीं करता। इस बच्ची को गोद में उठा लिया ना, तो अब लगने लगा कि ज़िंदगी में अब दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो मैंने कहा क्या करोगे? तो बोले नहीं अब भाई ये काम छोड़ूंगा सर, काम छोड़ दूंगा। मैंने कहा आपको ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये वन वे ट्रैफिक है, इस अंधी सुरंग में आप अंदर जा सकते हैं, लौटने का रास्ता नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है। तो और इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि मैं दे सकता हूँ आपको, मैं आपको इस शहर से बाहर किसी दूसरी जगह पे आपकी पूरी फैमिली की शिनाख्त बदलवा के आपको इस्टेब्लिश करवा दूंगा। शर्त यही है कि उसके बाद आप मुंबई की तरफ मुंह करके थूकेंगे भी नहीं। बोले नहीं नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मैं बात कर लूँगा, अमर भाई से भी बात कर लूँगा, मेरा सब सॉर्टेड है। मैंने कहा देखिए रमा बहुत भाई मतलब रमा नायक, अमर अमर नाइक। अमर नायक। तो मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, मैं जानता हूँ ये दुनिया बड़ी क्रूर है, ख़तरनाक है और आपके लिए तकलीफ़ हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं भाई मैं कर लूँगा कर लूँगा। फिर वो चले गए। तकरीबन 1 या 2 महीने बाद में ही उनकी मौत की खबर आई। मार दिया गए थे। उन्हें घर से नीचे बुलाया और उनको चॉपर और चाकू से गोद गोद के मार दिया। अपोजिट गैंग या खुद के गैंग नहीं वाले? खुद ही ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं धंधा करना चाहता, अब मैं किलिंग नहीं करना चाहता। सुपारी किलर थे गैंग के। और ये भी बता दूं कि वो अमर नाइक से सीनियर थे। लेकिन गैंग्स जो है ना वो कारपोरेट की तरह होती हैं, उनके लिए नीचे काम करने वाले की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर कहिए या कोई भी कहिए, जो बॉस के लिए या गैंग के लिए हानिकारक है उसकी मौत तय है। बगावत कर दी तो भी तय है, उनके मन में शक आ गया, कीड़ा आ गया तो भी तय है कि यह आदमी हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। तो उनके साथ वो हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बाद में सोचा भी कि मैं उनकी फैमिली से मिलूं और चाहूँ कि जा कर के उनको कुछ हेल्पिंग हैंड दे सकूं, कुछ कर सकूं। फिर मैंने अपने आप को पीछे किया कि नहीं अब क्या है, जो जिससे उनकी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई, तो अब फैमिली के लिए यहाँ कोई परेशानी नहीं बची होगी। तो फिर मैं नहीं गया उनके घर। तो ऐसा मतलब जो है गैंग्स में ये बड़ा आम है, ये होता है। सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कॉरपोरेट। मेरा ऐसा मानना है कि जब करीम लाला, वरदराजन मुलैदार, हाजी मस्तान, जब ये लोग थे, ये लोग स्मगलिंग करते थे, दारू के अड्डे चलाते थे, डेंस चलाते थे, जिसको मटका कहते हैं, मटका चलाते थे, या फिर जैसे कहीं कहीं एरियाज़ में, धारावी में या कहीं पर, जैसे कमाटीपुरा एरिया, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन को भी एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया था, एक मुँह ज़बानी। ये एक बाहुबली के लेवल पर काम कर रहे थे कि लोगों के बीच में बड़ी पकड़ है, लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, पुलिस वाले खौफ खाते हैं, और अपना एक बिजनेस चल रहा है और सोशल सर्विस भी करते हैं। जिस तरीके की हम देखते हैं कि मूवीज़ बनती हैं, इनको एक सरगनाओं को एक सोशल सर्विस की तरह दिखाते, मतलब सोशल वर्कर्स की तरह दिखाते हैं, हीरो की तरह, मसाया की तरह, मसीहा की तरह। जब दाऊद इब्राहिम की सीन में एंट्री हुई है, लेट्स से लेट 70s या अर्ली 70s, तब जाके ये जो चीज़ें, ये माफिया का रूप इसने धारण किया है। एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आया है कि मतलब अगर आपको उस इंसान से बात करनी है तो आप डायरेक्टली उनसे नहीं बात कर सकते, आपको उनके नीचे तबके के जो लोग प्रॉपरली असाइन किए गए हुए हैं उन तक पहुंचना है। सर दाऊद इब्राहिम के साथ जैसे आपने कहा कि आपने बातचीत की है, तो कुछ अल्फाज याद हैं जो एक्सचेंज हुए थे उनके साथ में, और किरदार क्या है आपके नज़रिए में, और वो दाऊद इब्राहिम ही दाऊद इब्राहिम क्यों बना, कोई और क्यों नहीं?